जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर आज के लाइव स्ट्रीम का टॉपिक चमक रहा था। हमसे कुछ भी पूछें, हम जवाब देंगे। जीटी टेलीकॉम का कैप्टन जिन यांग उनकी तरफ से बोल रहा था और बड़े ही एटीट्यूड में बोला, यस, अगला सवाल पूछिए। तभी स्क्रीन के नीचे एक कमेंट फ्लैश होता है। किसी नमूना ने लिखा था, लगता है मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट के पार्टिसिपेंट्स के बीच डांग हनबैक अपना जादू खो चुका है। वो रैंक में दूसरे नंबर पर था, लेकिन सबसे पहले वही एलिमिनेट हो गया। ये लोग बिना किसी वजह के नए लोगों को रिक्रूट नहीं करते, है ना? ये पढ़कर अपना हायोन वू एकदम मजे लेने वाले मूड में आ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो हंसते हुए बोला, ये ऑडियंस एकदम सही बात कह रही है। लेकिन भाई कुछ ही सेकंड बाद हायोन वू के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। वजह? जिन यांग का एकदम वाहियात और डिसमिसिव जवाब। जिन यांग बड़े ही घमंड से बोला, मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट तो बस एक एंटरटेनमेंट शो है। ये सुनकर हायोन वू एकदम चौंक गया और उसके मुंह से एक साफ हाँ निकल गया। जिन यांग अपना ज्ञान बांटते हुए आगे बोला, डांग हनबाक तो बस मजे के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। आखिर वो एक प्रो गेमर है। एमेचर्स के खिलाफ अपनी पूरी जान लगाने की क्या जरूरत है? सही कहा ना? दोस्तों, ये सुनते ही नीचे कमेंट्स का तो जैसे धमाका ही हो गया। नेटिजन्स ने लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। तो क्या एली लीडर को 2 बार हराना भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था? 70 लेवल के गैप के साथ ये कैसे मुमकिन है? यहां तक कि जब प्रो गेमर्स आपस में लड़ते हैं तब भी ऐसा नहीं होता। लेकिन वो डांग हनबाक एकदम शांत बना रहा और बड़ी ही चालाकी से बातचीत को शुरू से ही घुमाने लगा। वो बड़ी बेशर्मी से बोला, मैंने तो बस शो के कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसे ही कैजुअली पार्टिसिपेट किया था। असल में मुझे पहले से ही पता था कि मेरा ओपोनेंट एली लीडर है। भाई ये सब सुनकर स्क्रीन के पीछे बैठा अपना हायोन वू अब और शांत नहीं रह सकता था। उसका खून खौल उठा। वो एकदम से आगे की तरफ झपटा, कंप्यूटर स्क्रीन को जोर से पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तू बकवास क्या कर रहा है बे? लेकिन वह डांग हनबाक स्ट्रीम पर अपनी फालतू की बातें हाँकता रहा। मैंने ये सब शो के लिए किया। अगर मैं सच में लड़ना चाहता तो क्या ये फाइट 30 सेकंड में खत्म नहीं हो जाती? चूंकि ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, मैंने बस वही किया जो जरूरी था। अब तक हायोन वू के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी और उसके दांत किटकिटाने की लगातार आवाज आ रही थी। गुस्से के मारे उसके पूरे चेहरे पर नसें उभर आई थीं। हायोन वू इतना भड़का हुआ था कि उसने अनजाने में ही अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और बड़बड़ाया, ये तो सच में खून खौलाने वाला है। ये सब देखकर तो मेरी आंखें ही खुल गईं। लगता है ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तभी अचानक उसके होठों के कोने एक अजीब और चालाक मुस्कान में मुड़ गए। डांग चांग हनबाक, तूने बहुत बकवास कर ली, और जीटी टेलीकॉम तुम भी सुन लो, मैं तुम सबको कुचलकर रख दूंगा। यार, उस दिन हायोन वू पूरी तरह से जाग चुका था। नींद तो जैसे उसकी आंखों से उड़ ही गई थी। उसने बैठकर पूरे 500 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ डाले। उसने तय किया कि वो मैट रुइक और अकमानी दोनों के साथ एक ही समय पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। उधर दूसरी तरफ जीटी टेलीकॉम के रेजिडेंस में माहौल कुछ और ही था। जिन यांग एकदम नाखुश दिख रहा था। वो डांग हनबाक को घूरते हुए बोला, सुनो, भले ही मैंने इस बार मामला संभाल लिया है, लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खुद ही इससे निपटने के लिए छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे घमंड और टीम की इमेज की वजह से मदद की है, समझे? डांग हनबाक, जिसकी इज्जत अभी अभी बची थी, उसने झुककर शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कहकर जिन यांग तुरंत वहां से जाने लगा। खैर, मैं बाहर जा रहा हूं, आज रात जल्दी सो जाना। डांग हनबाक ने बड़ी ही शराफत से जवाब दिया, यस सर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, वो डांग हनबाक अपनी असली औकात पर आ गया। वो कमीनेपन से हंसा और बड़बड़ाया, उस कमीने की मदद नहीं चाहिए। चाहे मैं कितनी बार भी पूछूं, तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी। डांग हनबाक की पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने में मदद करने के बाद जिन यांग अंदर ही अंदर बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। पूरे रास्ते में उसके चेहरे की मांसपेशियां एकदम तनी हुई थीं, एक पल के लिए भी रिलैक्स नहीं हुई। जिन यांग तुरंत अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मेंबर्स के कमरे में चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जीटी टेलीकॉम के सभी मेंबर्स ने अपनी आंखें मेन डोर की तरफ घुमा लीं। सबके सब एकदम एक्साइटेड थे। आप वापस आ गए? जिन यांग ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और जोर से पूछा, क्या तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे? उनमें से एक मेंबर ने जवाब दिया, हाँ, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। फिर उस मेंबर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, ठीक उसी पल जब डांग हनबाक ने अपना फाइनल मूव एक्टिवेट किया था और कंफ्यूजन के साथ पूछा, वो फेरीज ब्लेसिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा है ना? जिन यांग थोड़ा आगे की तरफ झुका और बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, डांग हनबाक की स्किल्स में से सिर्फ उसी स्किल का ऐसा इफेक्ट है। मेंबर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन क्या ये स्किल फॉरबिडन नहीं है? कोच ने भी तो कहा था कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिन यांग ने जवाब दिया, भले ही ऐसा हो,
लेकिन ऑनलाइन बेइज्जत होना अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कम्युनिटी शायद अभी उसे बहुत बुरी तरह से सुना रही होगी। जिन यांग आगे बोला, कंस्ट्रक्शन कंपनी के उस छोटे मालिक का घमंड बुरी तरह टूट चुका है, इसलिए उसने खुद को अपने प्राइवेट रूम में बंद कर लिया है। वो ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा है जैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में उसे बहुत मिर्ची लगी है। और दोस्तों, जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, डांग हनबाक सच में इस वक्त अकेला बैठा अपना दिमाग खपा रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। कैप्टन होने के नाते जिन यांग ने नरमी से निर्देश दिया, इस तरह की बेइज्जती के बाद वो शायद कुछ समय के लिए बाहर नहीं जाएगा। टीम मेंबर मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया। कुछ पल सोचने के बाद जिन यांग ने अपनी बात जोड़ी, अगले कंपटीशन के दौरान वो और ज्यादा बातें करेगा। टीम की इमेज को बचाने के लिए मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। सभी मेंबर्स ने एक साथ जवाब दिया, यस सर। अगले दिन अपना हायोन वू गेम में लॉग इन कर चुका था और टांगाई के साथ घास के मैदान में खिली हुई गुनगुनी धूप का मजे से आनंद ले रहा था। एक बहुत ही लंबे और थका देने वाले क्वेस्ट के बाद एकदम खाली बैठे हुए टांगाई ने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, स्टिंकी मास्टर, आज सब कुछ इतना शांत कैसे है? क्या हम आज ब्रेक ले रहे हैं? लेकिन भाई, उसे ऐसा सूखा और ब्लंट जवाब मिला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हायोन वू एकदम रूखेपन से बोला, मैं सोच रहा हूं। इस वक्त ब्रॉडकास्ट का कंटेंट ही हायोन वू की सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई थी। यहां तक कि क्वेस्ट पर होते हुए भी उसका दिमाग उसी के बारे में सोचे जा रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, लेकिन अब मैं ब्रॉडकास्ट क्या करूं? योंग चान अब मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट को होस्ट कर रहा है और मैंने उसे सब सौंप दिया है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं मिनरल स्पाइडर्स की लेयर रेड को ही ब्रॉडकास्ट कर देता। हायोन वू को एक बार फिर से मजे की कमी महसूस होने लगी थी। मेरे तो सारे आइडियाज ही खत्म हो गए हैं। ये सारे मॉन्स्टर हंटिंग बैटल्स और अकाउंट डिलीशन पीके बेट्स में अब पहले जैसा कोई दम नहीं रहा। अगर मैं इन्हें कंटिन्यू भी करूं तो भी ये बहुत ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरी ये ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रहे। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वो अनजाने में ही जोर से बोल पड़ा, आखिर लोगों को कौन सा नया कंटेंट पसंद आएगा? जब वो सोचने में इतना बिजी था, तभी टांगाई बीच में टपक पड़ा और उसे टोकते हुए बोला, स्टिंकी मास्टर, अगर तुम इतने ही फ्री हो तो क्या मेरा एक काम कर सकते हो? टांगाई अपने हाथ पैर हवा में हिलाते हुए खड़ा हो गया, जिसे देखकर अपना हायोन वू थोड़ा क्यूरियस हो गया। क्या बात है? क्या पेट्स के पास भी क्वेस्ट्स होते हैं? टांगाई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे सिखाओ, बस इतनी सी बात है। अपने दिमाग में खुद को एकदम हीरो की तरह इमेजिन करते हुए टांगाई अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया और चहकते हुए बोला, मैं भी मास्टर की लाइट सॉर्ड को लंबा करना और एनर्जी वेव्स को शूट करना सीखना चाहता हूं। ये सुनते ही हायोन वू ने उसे एकदम भाव न देने वाला इंडिफरेंट लुक दिया। तो मतलब ये कोई क्वेस्ट नहीं है? उसे जवाब देने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई और उसने एकदम झटके से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बेचारा टांगाई वहीं खड़ा गुस्से से खौलता रहा और चिल्लाया, मुझे सिखाओ स्टिंकी मास्टर। पक कर हियोन वू ने चिढ़ते हुए ऑर्डर दिया, मुझे सोचना है, इतना शोर मत मचाओ। उसने साफ मना कर दिया, क्या तुमने पहले ही फायर और आइस मैजिक नहीं सीख लिया है? लेकिन तभी अचानक हायोन वू की आंखों में एक चमक आ गई। उसका चेहरा एकदम से खिल उठा और वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। वो एक्साइटमेंट के मारे जोर से चिल्लाया, बिल्कुल सही, सिखाना। उसके खुराफाती दिमाग में एकदम क्रेजी आइडिया आ चुका था। मैं उन सेलिब्रिटीज को इनवाइट करूंगा जो अरीना खेलते हैं और उन्हें लड़ना सिखाऊंगा। अगर मैं दूसरों को ये समझा सकूं कि गेम कैसे खेलना है तो मेरी व्यूअरशिप तुरंत रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी। फिर वो टांगाई की तरफ घूमा और उसे थम्स अप दिया। टांगाई, तू तो सच में एक जीनियस है। ये सुनकर टांगाई एकदम खुशी से पागल हो गया। आखिरकार तुमने मेरे टैलेंट को पहचान ही लिया। ये सोचकर कि हायोन वू ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली है, टांगाई ने बड़ी ही बेताबी से फिर से वही बात छेड़ी, तो मेरे सीखने के बारे में क्या ख्याल है? हायोन वू ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत जवाब दिया, वो सब हम कल देखेंगे। मुझे सबसे पहले केल को ढूंढना है ताकि मैं उसे कुछ सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करने को कह सकूं। बस इतना कहते ही उसने सीधे लॉग आउट बटन दबाया और गेम से गायब हो गया। बेचारा टांगाई वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया, एकदम हक्का बक्का और इंतजार करता हुआ। और इस तरह टांगाई काफी देर तक बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और फिर आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और बड़बड़ाया, तुम एकदम ईविल हो स्टिंकी मास्टर। काफी सोच विचार करने के बाद हायोन वू ने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे पहले उसे केल को इन्फॉर्म करना था। उधर कैफे में एक इनकमिंग मैसेज की नोटिफिकेशन ने केल को थोड़ा चौंका दिया। मिस्टर कैंग ने मुझे एक मेल भेजा है। उस लेटर का कंटेंट पढ़कर केल के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। वो चाहते हैं कि मैं फेमस स्टार्स से कांटेक्ट करूं और उन्हें नए कंटेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करूं। तो ये सेलिब्रिटीज को गेम खेलने के लिए गाइड करने वाला प्रोग्राम है।
ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अचानक केल रुक गया और उसके चेहरे पर थोड़ा शॉक दिखाई दिया। हायोन वू का मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट को ब्रॉडकास्ट करना बंद करने का इंटेंशन जानकर उसे थोड़ा बुरा लगा। तो कुछ दिनों पहले जो बात हुई थी वो इसी बारे में थी। उसने अचानक से कहा था कि वो मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट को रोकना चाहता है, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया था। लेकिन फिलहाल केल खुद भी इसका रीजन नहीं समझ पाया था। हालांकि ये सब हायोन वू का ही डिसीजन था, इसलिए उसने पूरा सपोर्ट दिखाया, भले ही शो अभी अभी ट्रैक पर आया था। खैर, वो इसे रोकना ही चाहते हैं। मिस्टर कैंग जरूर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आएंगे। ये सब सोचकर केल का सारा अफसोस गायब हो गया और उसकी जगह हायोन वू के आने वाले इवेंट के लिए एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन ने ले ली। मैं सच में आपके नए प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मिस्टर कैंग। ठीक अगली सुबह हियोन वू ने तुरंत अपने पेट टांगाई के साथ एक मुकबैंग लाइव स्ट्रीम करके अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, स्क्रीन का पूरा फोकस एक बहुत ही शानदार दावत पर था, जिसमें अनगिनत डिलिशियस डिशेस बड़ी ही बारीकी से तैयार करके रखी गई थीं। उसके ठीक सामने टांगाई अपनी लालची आंखों से उस खाने से भरी टेबल को घूरे जा रहा था। उसने अपना नैपकिन पहन लिया था, यूटेंसिल्स को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था और एकदम सीधा बैठकर हायोन वू के कमांड का इंतजार कर रहा था। व्यूअर्स ने तुरंत खुश होकर चीयर करना शुरू कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही टांगाई की अपीयरेंस बदली, हायोन वू ने सीधे कैमरा की तरफ देखा, अपना पोस्चर सीधा किया और फिर अपने नए प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। हेलो दोस्तों, मैं अब प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करना शुरू करूंगा और आपके एली लीडर के साथ चैट करूंगा, फीचरिंग टांगाई मुकबैंग। दूसरी तरफ बैठा टांगाई अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या स्टिंकी मास्टर सच में ऐसा कह रहे हैं? मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं। हायोन वू ने मुस्कुराते हुए थम्स अप दिया। हाँ, जाओ और पेट भरकर खाओ। जैसे ही टांगाई को अपने मास्टर से पक्का कॉन्फर्मेशन मिल गया तो भाई साहब वो खुशी के मारे हवा में उछल पड़ा। उसकी ये क्यूट सी हरकत देखकर व्यूअर्स भी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। लोग कमेंट्स में लिखने लगे, यार ये टांगाई कितना क्यूट है, और बस यहीं से शुरू होता है टांगाई का महामुकबैंग। उधर जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, अपना हायोन वू एकदम फुल फॉर्म में आ गया। उसने बड़ी ही चालाकी और मजे से बातचीत को आगे बढ़ाया। उसकी बातें इतनी मस्त और एंगेजिंग थीं कि कोई भी बोर न हो। हियोन वू जोश में बोला, दोस्तों आज मुझे स्ट्रीमिंग करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। मैं आप सबसे गपशप करना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। इसलिए मैंने ये पूरा टैवर्न ही किराए पर ले लिया है। बेझिझक होकर जो मन में आए पूछो, मैं सबके जवाब दूंगा। इतना बोलना था कि भाई कमेंट सेक्शन में तो जैसे सवालों की बाढ़ ही आ गई। एकदम धमाका हो गया। लोगों का ऐसा क्रेजी रिस्पॉन्स देखकर हायोन वू थोड़ा हड़बड़ा गया। अरे बाप रे, भाइयों एक एक करके पूछो यार। क्वेश्चंस इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं कि मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। वैसे तो उसने ये हड़बड़ाने की एक्टिंग की, लेकिन सच कहूं तो ये सब हायोन वू के मास्टर प्लान का हिस्सा था। उसका सोचना था, पहला सवाल एकदम आसान होना चाहिए। अगर मैंने शुरू में ही कोई टेढ़ा सवाल चुन लिया तो बाद में सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद उसने एकदम जनरल सवाल चुनने का फैसला किया। ऐसा सवाल जिससे व्यूअर्स को उसकी डेली एक्टिविटीज का थोड़ा आइडिया मिल सके। एक नमूने ने पूछा, मैं आपके अरीना गेम प्ले के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूं। हियोन वू ने बड़े ही स्वैग में जवाब दिया, मैं हेजिंग कैनियन में हंटिंग कर रहा था। कुछ दिनों पहले मुझे एक हिडन केव मिली है। उसका वीडियो शायद परसों तक अपलोड हो जाएगा। भाई, हायोन वू का ये जवाब सुनते ही व्यूअर्स के बीच एकदम से गजब का इंटरेस्ट जाग गया और कमेंट्स की तो जैसे बारिश ही होने लगी। एक केव? वो कहां से आ गई? वो केव कहां है? क्या तुमने अभी पार्टी की थी? सवालों की लड़ी लग गई। सही मौका देखकर हायोन वू ने तुरंत अपने पहले से तैयार किए गए वीडियोस को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। चलिए, मैं पहले आप सबको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। हायोन वू ने बड़ी ही चालाकी से रूबी स्पाइडर के साथ हुई अपनी फाइट के सबसे वैल्यूएबल हिस्सों को दिखा दिया। वो मन ही मन बोला, बिल्कुल सही, इसे ऐसा ही होना चाहिए। भले ही वे एडिटेड क्लिप्स थे, लेकिन व्यूअर्स के लिए पूरी बैटल का अंदाजा लगाने के लिए काफी थे। वीडियो में आवाज आ रही थी, इसके पैरों के जॉइंट्स बहुत कमजोर और अनप्रोटेक्टेड हैं। हियोन वू ने व्यूअर्स को वो पल दिखाए जहां उसने अपनी स्किल्स का एकदम परफेक्ट जलवा बिखेरा था। एम्बुश वाले सीन के दौरान हियोन वू ने नेटिजन्स के लिए गजब की एक्साइटमेंट और सस्पेंस पैदा कर दिया। लोग पागल हो रहे थे, पर हायोन वू मन में सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा था उसके मुकाबले तो ये कुछ भी खास नहीं है। फिर उसने वीडियो को एक ऐसे सीन पर खत्म किया जहां रूबी स्पाइडर का पंजा उसके आर पार हो रहा था। बस फिर क्या था, चैट में तो जैसे बम ही फट गया। ये यहां पर कट हो गया। ये कट्स कितने शानदार हैं। ये तो एकदम इनसेन है यार। अब बारी थी अगले सवाल की, लेवल अप जल्दी करने का क्या सीक्रेट है? हियोन वू ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। मैं तो बस पूरी मेहनत से हंट करता हूं।
तभी किसी ने बीच में टांग अड़ाते हुए ताना मारा, तुम तो ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे किसी किताब से पढ़कर सुना रहे हो। ये तो बहुत बकवास है, सीधे सीधे बता दो ना, प्लीज थोड़ा सीरियसली जवाब दो। उधर अपना टांगाई अभी भी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में बिजी था, मेरा मतलब है खाने में, अपने मास्टर को इग्नोर करते हुए जो सवालों के जवाब देने में बिजी था। सीरियसली बताऊं, अगर तुम अकेले खेलते हो तो तुम बाकी प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकते हो, तो थोड़ा और लंबे समय तक हंट करना तो ठीक है ना? हायोन वू के ऐसे गोलमोल जवाब से कुछ लोग एकदम अनसैटिस्फाइड रह गए। मैं भी तो तुमसे यही पूछ रहा हूं, हम वैसे नहीं कर सकते, हमें तो शायद अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। हियोन वू एक पल के लिए रुका और सवालों के इंटरेस्ट लेवल को जज करने लगा। अगला सवाल आया, मैं एली लीडर जितना अच्छा लड़ना कैसे सीख सकता हूं? हायोन वू ने मन में सोचा, ये सवाल भी पिछले वाले जैसा ही पकाऊ है, स्किप मारो इसे। फिर एक और सवाल, क्या आप एक बार अपना मास्क उतार सकते हैं? हायोन वू ने इसे भी भाव नहीं दिया, इसे भी स्किप करो। काफी देर तक स्क्रॉल करने के बाद हायोन वू एक सवाल पर आकर रुक गया, क्या तुम्हें अकाउंट डिलीशन बेट्स खेलते समय डर नहीं लगता? मैंने एक बार ट्राई किया था और मेरा दिल तो जैसे सीने से बाहर ही आ गया था। ये पढ़ते ही हायोन वू के अंदर जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो, वो एकदम जोश में आ गया और फुल एनर्जी के साथ जवाब देने लगा। तुम पूछ रहे हो कि मुझे अकाउंट डिलीशन बेट्स खेलते हुए डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं, तो जाहिर सी बात है। हायोन वू थोड़ा रुका और फिर अचानक अपनी आवाज तेज करते हुए दहाड़ा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं जीतने वाला हूं, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? ये सुनते ही चैट में बैठे लोगों ने अपने दांत पीस लिए। अरे यार, बड़ी बड़ी हाँकने वाला राजा वापस आ गया। कोई रोते हुए लिख रहा था, मैं तो सच में बहुत अनलकी हूं, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लगता है। अब टाइम था एक नए सवाल का। मेरे पास अभी एक सिल्वर मेडल है, मैं गोल्ड मेडल कैसे हासिल करूं? ये सवाल पढ़ते ही हायोन वू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके होठों के कोने अनजाने में ही ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालाक और कमीनापन वाला लुक आ गया। उसने मन ही मन सोचा, यही तो चाहिए था। इससे पहले कि हायोन वू कुछ जवाब दे पाता, कमेंट बॉक्स एकदम से चमक उठा। लोग खुद ही ज्ञान बांटने लगे। मुझे इसका जवाब पता है, बस पैसे लगाओ और आइटम्स के बदले उसे एक्सचेंज कर लो, फिर तुम्हारा काम हो गया। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी को पैसे देकर अपना पावर लेवल बढ़वा लो, पैसों से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। हायोन वू ने अपना गला साफ किया और अपने जवाब पर फोकस किया। जैसा कि आप सबने कहा, गेम में पैसे लगाना एक तरीका है, और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप अपना पावर लेवल बढ़ाने के लिए किसी को हायर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो इलीगल है। बेशक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वे इस तरह का गंदा खेल नहीं खेलते हैं, है ना? फिर वो एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, और इसीलिए मैंने आप सबके लिए कुछ एकदम ब्रांड न्यू कंटेंट तैयार किया है। इस पॉइंट पर हायोन वू का प्लान सक्सेस से बस एक कदम दूर था। नीचे कमेंट्स में तो खलबली ही मच गई। ओह, तो ये नया कंटेंट क्या है? क्या तुम कोई फाइटिंग क्लास खोलने का प्लान कर रहे हो? अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता है? ये सब पढ़कर अपना हायोन वू एकदम सीधा होकर बैठ गया और थोड़ा पीछे हो गया ताकि उसका पूरा शरीर फ्रेम में आ सके। फिर उसने एकदम स्वैग में ऐलान किया, एली लीडर अब एक पर्सनल ट्यूटर बनेगा और सीधे सेलिब्रिटीज को लड़ना सिखाएगा। और जहां तक ब्रॉन्ज मेडल की बात है तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम मुझसे सीखते हो तो ब्रॉन्ज मेडल क्या चीज है, एक गोल्ड मेडल लाना भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। चैट रूम में बैठे लोग ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ये कैसा पोज है भाई? लेकिन अपना हायोन वू तो एकदम मोमेंटम में बह चुका था और उसने एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। उधर बेचारा टांगाई इतना ठूस चुका था कि उसे बस उल्टी होने ही वाली थी। हायोन वू कैमरे में देखकर बोला, तो जो भी स्टार्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के नाइकी से कांटेक्ट करें। मैं आप सबके साथ कोलैबोरेट करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये सुनते ही नीचे कमेंट्स की तो लाइन लग गई और सब एकदम हैरान थे। ये तो स्ट्रीम पर ही गेस्ट को कांटेक्ट कर रहा है। भाई, तुम स्ट्रीम पर सच में कुछ भी कर सकते हो। उसी वक्त स्ट्रीम की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका कि फैंस की तरफ से बहुत सारा गोल्ड रिसीव हुआ है। ये देखकर तो हायोन वू की बोलती ही बंद हो गई। क्या ये सच है? लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा जबरदस्त रिएक्ट कर रहे हैं। वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने एकदम झुककर सबको धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रिप्ड कॉलर ईस्ट एशिया, पेरिशियन बिल्डिंग ओनर 999 और आई एम अ स्टार आपका इस गोल्ड के लिए। व्यूअर्स एली लीडर के इस नए कंटेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और उसकी एक बहुत ही सिंपल वजह थी। एली लीडर एक ऐसा मॉन्स्टर था जो अपने से कहीं ज्यादा हाई लेवल वाले स्ट्रीमर्स और गेमर्स को भी धूल चटा सकता था। मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट में उसकी परफॉर्मेंस ने सारे व्यूअर्स को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसलिए उन्होंने एली लीडर को ऐसे डोनेट किया जैसे वे उसे अपना असली विनर मान रहे हों। सबका ऐसा धमाकेदार रिस्पॉन्स देखकर हायोन वू एक पल के लिए एकदम हड़बड़ा गया। ओ माय गॉड, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कह रहा हूं,
अगर आप एक फेमस स्टार हैं और मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो प्लीज इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करें। इस शॉकिंग डोनेशन के बाद हायोन वू वापस अपने मेन टॉपिक पर आ गया। चलिए अब मैं अगले सवाल का जवाब देता हूं। हायोन वू ने पूरे 3 घंटे तक अपने व्यूअर्स के साथ एकदम फुल एनर्जी वाली चैट की, लेकिन सच तो ये था कि उसे पुलिस इंटेरोगेशन जैसे सवालों की बाढ़ का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे एली लीडर का वो मिस्टीरियस पर्सोना सबके सामने खुलने लगा। नतीजा ये हुआ कि एली लीडर अब ग्रैंड मैगस की पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट बन गया था। लोग मजे लेते हुए लिख रहे थे, मैगस तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, इसका मैजिक तो बस मजे के लिए है। कितना दुखद है यार, 23 साल का है और अभी भी सिंगल है। मैं अब तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम इतने पिटिफुली सिंगल दिख रहे हो कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हायोन वू के पास कोई ढंग का डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो सबके मजे और जोक्स का शिकार बन गया। इतने सारे सवालों और बेइज्जती के बाद हायोन वू की आत्मा सच में घायल हो गई थी। ये लोग भी ना सच में कुछ भी हैं। अपने बगल में बैठे टांगाई को एकदम फुल और सैटिस्फाइड देखकर उसने जल्दी से अनाउंस किया, चलिए अब मैं आज के आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। तभी स्क्रीन पर एक और डोनेशन नोटिफिकेशन आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम नॉट अ गेमर आपके 9,999 गोल्ड के लिए। अब मैं फाइनल क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करता हूं। इस पॉइंट पर अपना हायोन वू एकदम बैटल मोड में आ चुका था और उसने तय कर लिया था कि वो सारी चीजों को एकदम सीधा करके ही मानेगा। मैंने हमेशा से एक प्रोफेशनल गेमर बनने के बारे में सोचा है और सच कहूं तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं हराया है। सही कहा ना? नीचे कमेंट्स में सबने एक सुर में हामी भरी। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इस बात से तो कोई बहस ही नहीं कर सकता। एकदम सही मौके पर चौका मारते हुए हायोन वू की आंखें एकदम तेज हो गईं। मुझे इस बारे में और बात करनी है, यही सोचकर उसने आगे कहा, वैसे गेमर्स की बात चल ही रही है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कल रात मैंने अरीना पर एक बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट सुना था। हायोन वू ने बिना किसी डर के सीधे सीधे जीटी टेलीकॉम के पिछले दिन वाले ब्रॉडकास्ट का नाम ले लिया। उस गेमर ग्रुप के ब्रॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट तो बस बच्चों का खेल है और अगर हमारे जैसे प्रो प्लेयर्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें तो वे एमेचर्स तो एकदम भुनकर खाक हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बका कि लॉक ने तो जानबूझकर एली लीडर को जीतने दिया था। बस इतना सुनना था कि कमेंट्स एकदम से फट पड़े। वाओ, ये तो बहुत गंदी बात है। ये किसने कहा? ये जीटी की स्ट्रीम पर हुआ था। क्या जीटी का टैलेंट ऐसे ही बिहेव करता है? क्या वे पिछले साल के टूर्नामेंट में सबसे नीचे वाले रैंक पर नहीं थे? हायोन वू ने एकदम सीना तानकर खुलेआम चैलेंज दे डाला। इसलिए मैं उन सबको कुचलने के लिए एक प्रोफेशनल गेमर बनूंगा। उसने प्रोफेशनल गेमर बनने की बात कहकर सीधे सीधे एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली। मैं इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। हायोन वू के दिमाग में डांग हनबाक का घमंडी चेहरा घूम गया। डोंग हनबाक, भले ही तुम्हें मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट में बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं था। उसका वो नफरत से भरा चेहरा याद करते ही हायोन वू के अंदर का गुस्सा एकदम खौलने लगा। मेरा अगला गोल तुम्हें एक प्रोफेशनल कंपटीशन में हराना है, ताकि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो कि तुम आगे से खुद को प्रो गेमर कहने की हिम्मत भी ना कर सको। उस दिन की स्ट्रीम वहीं खत्म हो गई, लेकिन एली लीडर के ब्रॉडकास्ट की कहानियों ने पूरी अरीना कम्युनिटी में जैसे बाढ़ ला दी थी। उनमें से जीटी टेलीकॉम का वो वीडियो जिसका एली लीडर ने जिक्र किया था पूरी कम्युनिटी में आग की तरह फैल गया, लेकिन इसका इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने और उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक हायोन वू ने बड़ी ही कामयाबी से डांग हनबाक को सबके निशाने पर ला खड़ा किया था, जिससे जीटी टेलीकॉम को अब पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ यही एक बात हायोन वू को पूरे 1 महीने तक खुश रखने के लिए काफी थी। न्यूज पढ़ते हुए उसने एकदम मजे लेते हुए कहा, ये एकदम सैटिस्फाइंग है। उन्होंने जो किया है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी, है ना? थोड़ी देर ऐसे ही आलस करने के बाद अपने हायोन वू को लड़ने की खुजली होने लगी। वो खुद से बोला, मैं अब काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, क्या मुझे हंटिंग पर जाना चाहिए? तभी अचानक सिस्टम स्क्रीन पर एक नए मैसेज का नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। सीक जोंग भाई, क्या बात है? जैसे ही हायोन वू ने उस मैसेज पर क्लिक किया, सीक जोंग ने एकदम जल्दबाजी में पूछा, छोटे भाई क्या तुम बिजी हो? हायोन वू ने थोड़ी चिंता के साथ जवाब दिया, क्या हुआ बड़े भाई, क्या कोई गड़बड़ है? लेकिन सामने से एकदम अर्जेंट रिक्वेस्ट आई, क्या तुम अभी हमारे साथ डीमन वैली आ सकते हो? मैं इस डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। डंजन शब्द सुनते ही हायोन वू के चेहरे की सारी एक्साइटमेंट एकदम गायब हो गई। एक डंजन? अगर ये डीमन वैली है तो न्यू वर्ल्ड गिल्ड के प्रीस्ट ही काफी होने चाहिए। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं सच में किसी काम आऊंगा? मुझे याद है कि न्यू वर्ल्ड गिल्ड में बहुत सारे कमाल के लोग हैं। सीक जोंग ने उसे समझाते हुए कहा, उस डंजन में अंदर जाने वाले लोगों की गिनती पर एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 लोग ही अंदर जा सकते हैं। मुझे किसी बहुत स्ट्रांग और ट्रस्टवर्दी इंसान की जरूरत है, और वो सिर्फ डोंगू और तुम हो छोटे भाई।
उसके बगल में खड़े टांगाई ने ये बात सुनी और खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन बोला, ये बड़ा भाई पक्का पिछली हंट से टांगाई की ताकत देखकर जल रहा होगा। दूसरी तरफ अपना हायोन वू अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो मुझे दूसरे बंदे के तौर पर ले जा रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं सच में उसे मना नहीं कर सकता। ये देखकर कि हायोन वू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, सीक जोंग ने पुराने एहसान की याद दिला दी। छोटे भाई, मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट का तुम्हारा कर्जा अभी भी मुझ पर बाकी है। मुझे मत बताना कि तुम इतनी जल्दी भूल गए। ये सुनते ही हायोन वू के होठों के कोने अनजाने में ही फड़क उठे। उसके बड़े भाई ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। फिर उसने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, तो क्या मुझे अभी तुरंत डीमन वैली जाना चाहिए? ये सुनकर सीक जोंग बहुत खुश हुआ और उसे जल्दी आने को कहा। जल्दी आओ, हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं छोटे भाई। फिर वो डोंगू को बताने के लिए घूमा। छोटे भाई एली लीडर ने कहा है कि वो आ रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, हायोन वू अपने प्यारे बड़े भाई के ऑफर को ठुकरा नहीं सका। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीक जोंग ने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने हाथों को एक साथ ताली बजाकर वार्म अप करना शुरू कर दिया। अचानक वो घूमा और बोला, डोंगू, अगर वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा तो तुम बहुत सैटिस्फाइड होगे, है ना? डोंगू ने अपने चश्मे को उंगली से ऊपर किया और एकदम स्वैग में जवाब दिया, सीरियसली कहूं तो हाँ बिग बॉस। सीक जोंग ने एकदम सैटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। तो चलो शुरू करते हैं। डंजन गेट के सामने खड़े होकर वे दोनों एकदम लड़ने वाले स्टांस में आ गए। सीक जोंग एक कदम आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाकर बोला, छोटे भाई का न्यू वर्ल्ड गिल्ड एंट्री टेस्ट शुरू होता है। दूसरी तरफ अपने हायोन वू की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? हायोन वू चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। पक्का यही वो जगह है, इतनी सुनसान और रिमोट लोकेशन में एक डंजन। तभी अचानक उसे अपने बगल से किसी की आवाज सुनाई दी, छोटे भाई। सीक जोंग दूसरी तरफ खड़ा होकर लगातार अपना हाथ हिला रहा था। इधर आओ यहाँ। हायोन वू थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपना सिर खुजलाते हुए दौड़कर उनके पास गया। बहुत दिन हो गए बड़े भाई, ये इंसान कौन है? सीक जोंग ने तुरंत उसे इंट्रोड्यूस किया। ओह, सही कहा, तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो, है ना? ये मेरा राइट हैंड मैन है, इसका नाम कैंग योंगो है। हायोन वू थोड़ा आगे बढ़ा और बड़ी ही शराफत से उसका हाथ मिलाया। मैंने बड़े भाई से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। योंगो भी बड़े ही दोस्ताना तरीके से मुस्कुराया। मैं आपकी मदद की उम्मीद कर रहा हूँ एली लीडर। ओह नहीं, मुझे मिस्टर हायोन वू कहना चाहिए। ये सुनते ही हायोन वू मन ही मन सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में जानने लगे हैं। लेकिन खैर, दुश्मन बनाने से अच्छा है कि ज्यादा दोस्त बनाए जाएं। मुझे उनके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। हियोन वू ने एकदम कैजुअली पूछा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, है ना? बेझिझक होकर आराम से बात कीजिए। योंगो ने एक थोड़ी सी बनावटी मुस्कान दी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, मैं तुम्हें हायोन वू ही बुलाऊंगा। और इस तरह वो सीक जोंग और योंगो के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे उसने पूछा, क्या आप लोगों ने इस डंजन को कल ही डिस्कवर किया था? सीक जोंग ने एकदम फर्मली सिर हिलाया। बिल्कुल सही, गिल्ड मेंबर्स ने इसे ढूंढा था। तभी सिस्टम ने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की। हायोन वू ने उसे पढ़ा और मन ही मन सोचा, सिर्फ 3 लोग, या तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है या फिर एकदम पागल कर देने वाला मुश्किल होगा। सीक जोंग बड़ी ही बहादुरी से अंदर की तरफ बढ़ा। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। उस अंधेरे कासल के अंदर बाहर की तरफ स्लेव्स की एक बड़ी सी भीड़ जमा थी। जैसे ही उन्होंने उन तीनों को अंदर आते हुए देखा, उन सबने अपनी खूंखार नजरें उनकी तरफ घुमा लीं। सीक जोंग बिना किसी डर के एकदम तेजी से आगे बढ़ा। जैसी उम्मीद थी, इस डंजन में हेल डीमंस भरे पड़े हैं। छोटे भाई, मुझे बफ दो। हियोन वू तुरंत जोर से चिल्लाया, टंगाई। उसने एकदम सीधा देखते हुए ऑर्डर दिया, मुझे चाहिए कि तुम वहां खड़े उन लोगों को बफ दो। ये कंडीशन सुनते ही टंगाई ने एकदम चिढ़कर अपना मुंह बना लिया। तुमने मुझे हेलो तक नहीं बोला और आते ही मुझे काम पर लगा रहे हो, स्टिंकी मास्टर। उधर सिस्टम ने अपनी नीली रोशनी चमकाते हुए कुछ नए नोटिफिकेशंस दिखाए, जिन्हें देखकर अपना हायोन वू चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। आगे की तरफ डोंगू लड़ तो रहा था, लेकिन भाई साहब उसका तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया था। वो एकदम हक्का बक्का था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में एक पेट की बफ देने की ताकत किसी प्रीस्ट के बराबर हो सकती है? पक्का बड़े भाई ने इसी वजह से इस लड़के को यहां बुलाया है। तभी अचानक से टंगाई दौड़ता हुआ अपने मास्टर के पास रिपोर्ट करने आ गया। उसके चेहरे पर एकदम गंदी सी घिन छाई हुई थी। वो मुंह बनाते हुए बोला, स्टिंकी मास्टर, हम ये कैसी सड़ी हुई जगह पर आ गए हैं? ये सब तो एकदम गंदे और नीच क्रीचर्स हैं। हायोन वू ये सुनकर एकदम चौंक गया। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, अरे नमूने, क्या तू इन बदसूरत मॉन्स्टर्स को जानता है? फिर तो टंगाई ने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी।
उसने बताया कि कैसे एक बार इन पनौती क्रीचर्स का सामना उसके खतरनाक डैड से हो गया था। भाई, उसके डैड ने इन सबको इतना मारा था कि इनका पूरा शरीर नीला और काला पड़ गया था। उन्हें घसीट घसीट कर पूरे इलाके में धोया था। तंगाई ने एकदम सीना तान कर कहा, मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही बात जानता हूं, और वो ये है कि ये लोग डिवाइन पावर से बहुत ज्यादा डरते हैं, और फायर से तो ये बहुत ही आसानी से जलकर राख हो जाते हैं। ये पूरा रामायण सुनने के बाद अपना हायोन वू एकदम किसी मास्टरमाइंड की तरह अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचने लगा। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सोच से भी कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा कर ली है। फिर उसने बड़ी ही चालाकी से पूछा, क्यों बे टांगाई, क्या तू मुझे थोड़ी सी फायर दे सकता है? तंगाई ने एकदम हीरो वाले स्टाइल में पूरी मजबूती से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया मास्टर। और फिर क्या था, तंगाई अपने हाथों में भयंकर आग की लपटें जलाते हुए सीधे आगे की तरफ चार्ज कर गया। उसने बस एक सिंगल फायर स्किल का इस्तेमाल किया और भाई साहब, सामने खड़ा वो स्लेव जोर से दर्द के मारे चीखने लगा कि क्या बताऊं। वो दर्द से तड़पते हुए सीधे आसमान की तरफ मुंह करके लगातार चिल्लाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन चमकाई कि रेटन का वो हेल स्लेव पूरी तरह से डिफीट हो चुका है। पीछे खड़े सीक जोंग और डोंगू की तो जैसे आंखें ही फटी की फटी रह गईं। वे टैंगाई को घूरते हुए बस यही सोच पा रहे थे, इतना क्यूट सा दिखने वाला भालू बफ भी दे सकता है और मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है? ये तो सरासर एक स्कैम है यार। तभी हायोन वू टहलता हुआ उनके पास आया और एकदम ज्ञान बांटते हुए एक्सप्लेन करने लगा कि यहाँ के मॉन्स्टर्स की असली कमजोरी डिवाइन पावर और फायर है। ये सब सुनकर सीक जोंग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने अपने सिर को खुजलाते हुए पूछा, लेकिन छोटे भाई, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो यहाँ पहली बार आए हो ना? हायोन वू ने एकदम सीधे और बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुझे टांगाई ने बताया। और हाँ, इसने ये भी कहा है कि इसे इस डंजन के बॉस की असली आइडेंटिटी भी पता है। ये सुनते ही टांगाई को लगा कि उसका मास्टर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, इसलिए उसने याद दिलाने के लिए जानबूझकर जोर जोर से 2-3 बार खांसा। खांसने के बाद टांगाई ने एकदम प्रोफेसर वाले अंदाज में एक्सप्लेन किया कि इस जगह का जो मास्टर है वो पक्के तौर पर एक वैम्पायर है, और अगर हम यहाँ के माहौल और स्केल को देखें तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि वे बैरन से लेकर विस्काउंट रैंक तक के हैं। ये सुनकर सीक जोंग की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। तो इसका मतलब ये जो रेटन वाले क्रीचर्स हैं ये भी वैम्पायर्स ही हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। मैंने तो आज तक वैम्पायर्स का सामना करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सुनी ही नहीं है, तो चाहे वो बैरन हो या विस्काउंट, हमें उसकी असली ताकत का पता कैसे चलेगा? सीक जोंग ने एक लंबी सांस ली और कहा, चलो कोई बात नहीं, हम बस अपनी हंटिंग जारी रखते हैं, आगे जाकर खुद ही पता चल जाएगा। और इस तरह वे तीनों उस खौफनाक डंजन के और भी ज्यादा गहराई में उतरते चले गए। वे लोग जितना अंदर जा रहे थे उन्हें जमीन पर उतने ही ज्यादा स्लेव्स की लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वे एक बड़ी सी जगह पर पहुंचे, सीक जोंग एकदम सन्न रह गया। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, ये जगह तो बिल्कुल किसी बॉस के कमरे जैसी लग रही है। डोंगू ने भी चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं और महसूस किया कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर इस जगह को ढूंढ लेना सच में बहुत ज्यादा फास्ट था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे टांगाई को कुछ बहुत ही अजीब चीज मिल गई हो। उसने जोर से आवाज दी, स्टिंकी मास्टर, जरा इधर तो देखो। हायोन वू की आंखें तुरंत टांगाई की नजरों का पीछा करने लगीं। उसने पूछा, क्या हुआ बे, क्या है वहां? टांगाई ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए एक्सप्लेन करना शुरू किया, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने उनके बगल वाली दीवार की तरफ उंगली दिखाई। ये सुनकर हायोन वू एकदम से हैरान हो गया। अरे जमीन में तो एक गड्ढा है। हायोन वू ने एकदम क्यूरियस होकर उस दीवार के छेद से नीचे की तरफ झांका, और भाई, झांकते ही उसे नीचे कुछ और स्लेव्स दिखाई दिए। उसने ध्यान से देखते हुए खुद से पूछा, क्या वे ट्रोल्स हैं? फिर हायोन वू ने पीछे मुड़कर अपने दोनों बड़े भाइयों से कहा, हे बड़े भाइयों, मुझे नीचे यहां कुछ ट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। सीक जोंग ये सुनकर एकदम चौंक गया। तो क्या ये एक मल्टी लेवल डंजन हो सकता है? एक मल्टी लेवल डंजन? भाई लोग, इसका मतलब होता है एक ऐसा डंजन जो कई सारे फ्लोर्स में बटा हुआ होता है। आम डंजन्स के मुकाबले इसमें हर फ्लोर पर एक खतरनाक गार्डियन होता है, और जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती है, मिलने वाला रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा और फाड़ू होता है। लेकिन अपना हायोन वू तो एकदम बिंदास और हद से ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी खुराफाती मुस्कान के साथ बोला, तो इसका मतलब है कि अब हम पूरे 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक हंट कर सकते हैं। ये 10 घंटे वाली बात सुनते ही बेचारे तांगाई के तो जैसे प्राण ही निकल गए। वो एकदम हक्का बक्का होकर चिल्लाया, क्या 10 घंटे? उधर डोंगू भी बेचारा सिर्फ एक बेबसी भरी आह ही भर सका। वो मन ही मन बोला, ये लड़का तो सच में कभी नहीं थकता। हायोन वू तो भाई सबसे पहले एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ गया। वो जोश में बोला, बड़े भाई, मैंने तो अभी तक लड़ाई ही नहीं की है। इस बार मेरी बारी है कि मैं एक सच्चे हीरो की तरह आगे बढ़ूं और आप सबको अपना जलवा दिखाऊं।
सीक जोंग ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। उसने शांति से कहा, ठीक है फिर, डोंगू और मैं थोड़ी देर के लिए यहां आराम कर लेते हैं। हायान वू अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते अचानक वो ऐसे रुक गया जैसे उसे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज मिल गई हो। थोड़ी देर बाद वे तीनों एक बहुत ही अंधेरे और दमघोंटू से कमरे में दाखिल हुए। और मेरे दोस्तों, यहां उन तीनों का सामना रेटन के डंजन के पहले फ्लोर के गार्डियन से हो गया। हियोन वू ने भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे अपना वेपन समन कर लिया। वो एकदम पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस गार्डियन की तरफ चार्ज कर गया। वो भागते हुए चिल्लाया, जब घर पर मेहमान आए तो मेजबान का ऐसे ऊँघना कोई अच्छी बात नहीं है। उसने अपने दिमाग में अपनी सबसे फाड़ू स्किल का नाम लिया, क्रेसेंट मून ग्रेट इरप्शन, और सीधे उस पर टूट पड़ा। उधर पहले फ्लोर का वो गार्डियन भी एकदम गुस्से में फुफकारता हुआ अपने बड़े से हथौड़े के साथ हायोन वू की तरफ दौड़ा। उसका वो भारी भरकम हथौड़ा हायोन वू की तलवार के एकदम करीब आता जा रहा था। लेकिन भाई, वो पहले फ्लोर का गार्डियन अपने हायोन वू के सामने कहीं टिकने वाला थोड़ी था। हियोन वू ने एकदम मक्खन की तरह बिना किसी मेहनत के उसके अटैक को काउंटर कर दिया। उसने इतनी तेज और खतरनाक तलवार चलाई कि उस गार्डियन का पूरा शरीर भयंकर घावों से भर गया, जिसकी वजह से वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। ये सब देखकर हियोन वू के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और शातिर मुस्कान आ गई। वो हर हिट के साथ मजे ले रहा था। उसने खुश होते हुए मन ही मन सोचा, हर बार जब मेरी तलवार इसे हिट कर रही है तो इस पर एक अलग ही स्टेटस इफेक्ट पड़ रहा है। इस ग्रे जेल मास्क को मॉडिफाई करने का मेरा आइडिया सच में बहुत ही कमाल का था। फिर उसने अपनी सॉर्ड को ऊपर उठाया और एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आगे की तरफ चार्ज कर गया। कर्स के टूटने से पहले ही मुझे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। बाहर खड़ा सीक जोंग ये सब देखकर एकदम सन्न रह गया था। उसकी तो जैसे आंखें ही फटी रह गईं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे छोटे भाई की पावर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? डोंगू भी एकदम चुपचाप खड़ा था और बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस पूरी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि वो सच में बहुत ही गजब का लड़ाकू है। और उधर अपना टांगाई इस वक्त एकदम पागलों की तरह चीख रहा था, मुझे छोड़ दो तुम स्टिंकी ह्यूमन, तुम इतने स्ट्रांग क्यों हो? लेकिन डोंगू ने उसकी बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस मन ही मन हायोन वू की तारीफ करता रहा। ये लड़का सच में एक ऐसा टैलेंट है जो न्यू वर्ल्ड गिल्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। सीक जोंग ने जैसे ही ये बात सुनी वो धीरे से हंसने लगा, तो इसका मतलब है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। डोंगू इस वक्त बड़े ही प्यार से टांगाई को सहला रहा था और एकदम मजे में बोला, कितना क्यूट है यार। और यहां दूसरी तरफ अपने हायोन वू ने बड़ी ही फुर्ती से पहले फ्लोर के गार्डियन का काम तमाम कर दिया था। फिर सीक जोंग टहलता हुआ उसके पास आया और प्यार से बोला, मेरे छोटे भाई। वो उसके और करीब आया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? ये ऑफर सुनते ही हायोन वू एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया। एक गिल्ड? सीक जोंग ने एकदम फुल जोश में एक्सप्लेन करना शुरू किया, तुम्हारी स्किल्स के साथ सोलो खेलना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी लिमिटेशन हंटिंग में नहीं है। असली दिक्कत तो स्टार्टिंग पॉइंट में है। अगर तुम न्यू वर्ल्ड गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा करूंगा। अगर तुम हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए मान जाते हो तो हमारी गिल्ड पूरे अरीना पर राज करेगी। डोंगू ने भी बीच में बोलते हुए कहा, छोटे भाई हायोन वू, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो। ये सब सुनने के बाद हायोन वू एकदम बुद्ध बनकर खड़ा रहा और मन ही मन अपना दिमाग दौड़ाने लगा। क्या ये दोनों शुरू से ही इसी बात की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? ऐसे वक्त में इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बातों को गोलमोल घुमा दिया जाए। थोड़ी देर बाद उसने एकदम शराफत से जवाब दिया, आप दोनों ने तो मुझे सच में हैरान कर दिया है। प्लीज मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त दीजिए। ये सुनकर सीक जोंग एकदम से उदास हो गया, जैसे किसी ने उसका खिलौना छीन लिया हो। तो क्या तुम्हें मेरा ये आइडिया पसंद नहीं आया? उसने बड़े ही दुखी मन से अपनी पुरानी बात याद दिलाई, तुमने मुझे मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट में भी ऐसे ही अवॉइड किया था। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है छोटे भाई? डोंगू ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। बड़े भाई हायोन वू को शायद सोचने के लिए बस थोड़े और वक्त की जरूरत है। और इस तरह वे दोनों एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए साइड में चले गए। सीक जोंग के उस उतरे हुए और बेजान चेहरे को देखकर हियोन वू का दिल पसीज गया और उसने बहुत ही नरमी से कहा, बड़े भाई, अगर मुझे कभी भी किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई रीजन मिला तो मैं पक्के तौर पर सिर्फ न्यू वर्ल्ड गिल्ड को ही चुनूंगा। फिलहाल के लिए मैं किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा करना पड़ा तो मैं बिना किसी शर्त के सिर्फ आपकी गिल्ड ज्वाइन करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके शातिर दिमाग में एक ख्याल आया, फिलहाल के लिए तो इस बंदे को शांत करने का बस यही एक तरीका है। उसकी इतनी फर्म और पक्की बात सुनकर उन दोनों ने एकदम कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखा।
लेकिन फिर सीक जोंग अचानक से फिर से एकदम खुश और चेयरफुल हो गया। छोटे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें एक गिल्ड ज्वाइन करने के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए। सीक जोंग वहां से जाने के लिए घूमा, लेकिन जाते जाते अपना जाल फेंकना नहीं भूला। चूंकि तुमने मुझसे इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चलो अब अगले फ्लोर पर चलते हैं। अपना हायोन वू उनके पीछे पीछे चलते हुए थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो बड़बड़ाया, ये क्या है? मुझे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? और भाइयों, जैसे ही वे दोनों हायोन वू से काफी दूर निकल गए, सीक जोंग एकदम किसी विलन की तरह कमीनेपन से हंसने लगा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, डोंगू, क्या तुमने वो सब रिकॉर्ड कर लिया? डोंगू ने एकदम सावधानी से सिर हिलाया। हाँ बॉस, रिकॉर्डिंग एकदम क्लियर है। और फिर डोंगू ने वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। बड़े भाई, अगर मुझे कभी भी किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई रीजन मिला तो मैं पक्के तौर पर सिर्फ न्यू वर्ल्ड गिल्ड को ही चुनूंगा। रिकॉर्डिंग से एक एक शब्द एकदम साफ साफ सुनकर सीक जोंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और सैटिस्फाइड मुस्कान आ गई। मछली आखिरकार कांटे में फंस ही गई। आज नहीं तो कल मेरा छोटा भाई हमारी गिल्ड जरूर ज्वाइन करेगा। उसका न्यू वर्ल्ड गिल्ड में आना तो बस अब कुछ ही वक्त की बात है। जमीन पर बहुत सारे स्लेव्स की लाशें यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। सीक जोंग एकदम खुशी और एक्साइटमेंट के साथ आगे की तरफ चार्ज कर गया। डोंगू ने भी तुरंत उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। उन दोनों ने मिलकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी और उस फाइनल गार्डियन पर एक साथ भयानक अटैक कर दिया। उन दोनों के लगातार और खूंखार हमलों की वजह से वो गार्डियन दर्द से बुरी तरह तड़पते हुए चीख रहा था। कुछ ही देर की भयंकर कुटाई के बाद उन दोनों ने मिलकर उस गार्डियन को पूरी तरह से डिफीट कर दिया। फिर हायोन वू उनके पास आया और जोश में बोला, बड़े भाई, नीचे वाले फ्लोर पर जाने का रास्ता खुल गया है। क्या अब हमें तीसरे फ्लोर पर चलना चाहिए? सीक जोंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, चलो चलते हैं। मैं अब इन घिनौने ट्रोल्स की शक्ल एक और सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहता। इसलिए वे सब एक साथ उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे चल रहे थे, सिस्टम का एक नोटिफिकेशन एकदम से बज उठा। आप रेटन के पहले डंजन के तीसरे फ्लोर में एंटर कर चुके हैं। अंदर की तरफ वो कमरा बहुत ही अजीब तरीके से अंधेरा और एकदम शांत था। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। सीक जोंग ने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाईं और बोला, सिर्फ इसी कमरे का स्ट्रक्चर बाकी सब कमरों से एकदम अलग लग रहा है। पक्का यही फाइनल फ्लोर होना चाहिए। तभी हायोन वू ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए एकदम पॉइंट आउट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दरवाजे के पीछे एक वैम्पायर है जो इस डंजन का बॉस है। भाई साहब, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, चमगादड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड अपनी उस कानों को फाड़ देने वाली चीख के साथ वहां अचानक से आ धमका। ये देखकर सबने एकदम हक्के बक्के और स्टंड एक्सप्रेशन के साथ ऊपर की तरफ देखा। उन तीनों ने उन चमगादड़ों को पीछे धकेलने के लिए एक के बाद एक लगातार खतरनाक अटैक करना शुरू कर दिया। इतने सारे चमगादड़ों को देखकर हायोन वू ने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर लीं। लेकिन अचानक उसने एक बहुत ही कंफ्यूज्ड लुक के साथ अपनी आंखें खोलीं। उसके ठीक सामने एक हाफ वैम्पायर खड़ा था जो एकदम घूर घूर कर सिर्फ उसी को देखे जा रहा था। डोंगू ने एकदम शॉक में आकर पूछा, क्या ये एक वैम्पायर है? लेकिन हायोन वू ने उससे डिसएग्री करते हुए अपना सिर नामे हिला दिया। नहीं, ये एक हाफ वैम्पायर है। तुम इन्हें वैम्पायर्स और इंसानों के बीच की कड़ी मान सकते हो। हम इतने सारे हाफ वैम्पायर्स से घिरे हुए हैं, ये सिचुएशन सच में बहुत डेंजरस हो सकती है। तभी उस हाफ वैम्पायर ने बोलना शुरू किया, ये रात के नोबल का रेजोनेंस है। विस्काउंट रेटन का कहना है कि घुसपैठियों को तुरंत खत्म कर दिया जाए। ये सुनते ही हायोन वू ने अपना दिमाग दौड़ाया और खुद से बोला, इनकी कमजोरी फायर है ना? फिर उसने जोर से आवाज दी, हे बड़े भाइयों, क्या आप लोग एक स्टैमिना पोशन पीकर थोड़ी देर तक इन्हें रोक सकते हैं? सीक जोंग ये सुनकर एकदम सन्न रह गया, लेकिन फिर बोला, लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है छोटे भाई। हायोन वू ने तुरंत ऑर्डर दिया, टांगाई, तुम वापस जाओ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। ये सुनते ही वो बेचारा क्रीचर एकदम हक्का बक्का रह गया और जोर से पूछा, सच में? इसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे हायोन वू के हाथ कुछ भयंकर चीज एक्टिवेट कर रहे हों। सारे हाफ वैम्पायर्स ने एक साथ चिल्लाते हुए आगे की तरफ चार्ज कर दिया, घुसपैठियों को मिट्टी में मिला दो। तभी हायोन वू के हाथों से फायर पावर एकदम पागलों की तरह फूटने लगी। बिल्कुल सही मौके पर हायोन वू ने एकदम सैटिस्फैक्शन के साथ सोचा, फायर ब्रेथ, और भाई साहब, उसके तुरंत बाद एक ऐसा खौफनाक एक्सप्लोजन हुआ कि क्या बताऊं। वे सारे हाफ वैम्पायर्स उस भयंकर आग में जलते हुए बहुत ही दर्दनाक तरीके से चीखने लगे। ये तबाही देखकर हायोन वू बड़े ही घमंड से मुस्कुराया। झुंड में आने वाले इन कीड़ों से निपटने का बस यही एक तरीका है। सीक जोंग इस स्पेशल एबिलिटी को देखकर अपनी आंखें फाड़े चिल्ला उठा, वाह, यहां तो एकदम सोना बात वाला फील आ रहा है। उसके बगल में खड़ा डोंगू मन ही मन सोच रहा था, जैसी मुझे उम्मीद थी, ये लड़का पक्का अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। तभी सिस्टम ने एक सक्सेस नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर दिया। पलक झपकते ही बाजी पलटती देख
डोंगू काफी हैरान था। ये लड़ाई तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। हियोन वू ने तुरंत फिर से ऑर्डर दिया, टांगाई वापस आ जाओ। टांगाई एकदम सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए वापस हाजिर हो गया। इतनी जल्दी? फिर वे तीनों एक कमरे के बहुत ही मजबूत दरवाजे के पास पहुंचे। उन तीनों ने तुरंत वो दरवाजा खोला और सीधे अंदर घुस गए। हायोन वू टहलता हुआ आगे गया, अपने सामने रखे उस ताबूत को घूरा और गैस किया। ऐसा लग रहा है कि बॉस इसी ताबूत के अंदर सो रहा है। डोंगू जो उसके बगल में खड़ा था, उसने अपनी राय दी। इससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, क्या हमें कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए? हायोन वू ने उसकी बात से अग्री करते हुए अपना सिर हिलाया। सही कहा। चूंकि हमारा ओपोनेंट एक ऐसा बॉस है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया है, इसलिए कॉशियस रहना ही बेहतर होगा। लेकिन भाई, डोंगू और हायोन वू ने देखा कि सीक जोंग तो सीधे उस ताबूत के ऊपर ही चढ़ गया है। उन्होंने उसे रोकने के लिए जोर से चिल्लाया, बड़े भाई! लेकिन सीक जोंग ने तो अपने हाथ बांध रखे थे। उसकी मुट्ठियां एकदम कसी हुई थीं और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने स्वैग में कहा, इतना ज्यादा मत सोचो, बस जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही सीक जोंग ने अपना एक भयंकर मुक्का घुमाया और उस ताबूत के परखच्चे उड़ा दिए। डोंगू एकदम बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता थी। वो फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये सब देखकर हायोन वू सिर्फ एक लंबी आह ही भर सका। बड़े भाई के साथ रहना सच में बहुत मुश्किल काम है ना? डोंगू ने एकदम सीरियस होकर कहा। उसने अभी तक अपनी ये गंदी आदत नहीं सुधारी है। वो हर चीज पर सबसे पहले सिर्फ अपना मुक्का ही चलाता है। सीक जोंग ने टूटे हुए ताबूत के अंदर झांका और अचानक उसके चेहरे के भाव एकदम सीरियस हो गए। ये क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है। डोंगू भागकर उसके पास आया और पूछा, बड़े भाई, क्या तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है? सीक जोंग ने एक अजीब सी आह भरी और जवाब दिया, क्या इसे बस ऐसे ही किसी रैंडम कमरे में फेंक दिया गया था? तभी अचानक सीक जोंग ने जोर जोर से 2-3 बार खांसा। रेटन अपनी नींद से जाग चुका था, लेकिन वो अभी भी थोड़ा नशे में लग रहा था। मेरी नींद खराब करने की हिम्मत किसने की? जैसे ही वो बॉस उठा, बाहर खड़े हायोन वू और योंगो एकदम सन्न रह गए। उस हॉट हेडेड सीक जोंग ने एकदम इम्पल्सिवली एक्ट किया था। बिना कुछ सोचे समझे सीधे पहला वार कर दिया था। लेकिन भाई, रेटन ने उसके उस जोरदार मुक्के को एकदम मक्खन की तरह ब्लॉक कर दिया। रेटन ने मजे लेते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मक्खियां उड़ते उड़ते मेरे घर में घुस आई हैं। क्या बाहर वालों को पहले ही खत्म कर दिया गया है? ये मक्खी वाली बात सुनकर सीक जोंग एकदम गुस्से से पागल हो गया। क्या तूने अभी मुझे मक्खी कहा? अब तू इस मक्खी के मुक्के का स्वाद चख। लेकिन तभी अचानक रेटन की नजरें एकदम से जम गईं। होली पावर? उसने तुरंत अपनी ब्लड शील्ड को समन कर लिया। सीक जोंग को हवा में उड़ते हुए देखकर डोंगू ने डर के मारे पूछा, बड़े भाई, क्या आप ठीक हो? सीक जोंग ने एकदम जिद्दीपन से जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। रेटन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आवाज से एकदम सार्केज्म टपक रहा था। क्या वो लियू की कोई चीज है? वो एक कदम आगे बढ़ा और बड़ी ही भारी आवाज में कमांड दी, अगर ऐसा है तो मुझे तुम लोगों का एकदम प्रॉपर तरीके से स्वागत करना होगा। रेटन ने अपनी पावर को समन करते हुए जोर से चिल्लाया, ब्लड डोमेन। उस खौफनाक पावर को उन तीनों को चारों तरफ से घेरते हुए देखकर सीक जोंग डर के मारे चिल्ला उठा, एक डीबफ? मेरे स्टैट्स तो एक झटके में 20% गिर गए। हायोन वू ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बड़े भाई, क्या आप इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे लंबा खींचना है? सीक जोंग ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ स्मर्क करते हुए कहा, जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। ये सुनते ही हायोन वू ने तुरंत ऑर्डर दिया, तो फिर हम तीनों एक साथ चार्ज करेंगे। हियोन वू ने आगे जोड़ा, टांगाई, हमें बफ देना मत भूलना। जैसे ही टांगाई ने अपनी पावर को समन करना शुरू किया, उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने अभी अभी अपनी थोड़ी सी ताकत वापस पाई है। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इन लोगों को कैरी कर पाऊंगा या नहीं। सीक जोंग पूरी ताकत के साथ आगे की तरफ चार्ज कर गया। उसके ठीक पीछे डोंगू था और पीछे से अटैक करने के लिए हायोन वू ने कमान संभाल रखी थी। रेटन ने एकदम पूरे जोश के साथ अपनी ब्लड शील्ड स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन भाई, सीक जोंग ने अपने एक ही जोरदार मुक्के से उस स्किल के परखच्चे उड़ा दिए। अपनी स्पेशल पावर के साथ सीक जोंग कामयाबी से रेटन की शील्ड को तोड़ने में सफल रहा। सीक जोंग ने अपने दांत दिखाते हुए एकदम शातिर तरीके से स्मिर्क किया, मैं अब पहले वाला सीक जोंग नहीं रहा। मैं इस वक्त होली पावर से पूरी तरह लबालब भरा हुआ हूं। रेटन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और जोर से दहाड़ा, मेरी ब्लड फील्ड एक्टिवेट होने के बाद भी तुमने इसे तोड़ दिया? तुम अभी भी पहले की तरह ही गंवार और जाहिल हो, लीरू। लेकिन अगले ही पल रेटन एकदम भौचक्का रह गया। अपना हायोन वू एक ऐसी सॉर्ड लेकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ा जो अपनी मर्जी से लंबी हो सकती थी। रेटन बड़बड़ाया, क्या ये कायान की स्वॉर्ड है? अच्छा, तो ये बात है। जैसी मुझे उम्मीद थी, इसने मुझे भी धोखा दे दिया। ये सब सोचकर रेटन गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, डैमिट लीरू और कयान, तुम कुत्ते के पिल्ले हो। फिर उसने अपनी पावर को कमांड दिया, ब्लड स्पीयर।
तुम सब मेरी इन अनगिनती खून की स्पीयर्स से पूरी तरह तबाह हो जाओगे। टांगाई उसके पास गया और मजे लेते हुए बोला, तुम अपनी हर स्किल के आगे बस ब्लड लगाते रहते हो। तुम्हारे अंदर सच में सिंसेरिटी की बहुत कमी है। तुम एक ऐसे वैम्पायर लगते हो जो ह्यूमन हिस्ट्री में काफी लंबे समय से जिंदा है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें मेरे क्लैन के बारे में जरूर याद होगा, है ना? पास्ट में हमने तुम्हारे जैसे वैम्पायर्स को डर के मारे थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था। रेटन ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी जीभ से आवाज निकाली और ताना मारा, क्या तुम अपने साथ अपना पेट भी लाए हो? भाई, अपनी ऐसी गंदी बेइज्जती सुनकर टांगाई एकदम सन्न रह गया। गुस्से के मारे टांगाई का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मैं और एक पेट? उसके बाद क्या था? टांगाई ने तुरंत ट्रांसफॉर्म किया। उसका आकार बहुत बड़ा हो गया और उसने पलटवार करते हुए रेटन पर काउंटर अटैक कर दिया। उसने दहाड़ते हुए उससे सामना किया, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? इस सरप्राइज अटैक से रेटन हक्का बक्का रह गया। वो टाइम पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। उसने सीधे हायोन वू की तरफ देखा और अकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नोबल शरीर को छूने की? मैं तुम सबको अपना नौकर बना लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम पर कंट्रोल करूंगा। तुमने पक्का ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसे 2-4 अटैक से ही हार जाऊंगा। ये नौटंकी देखकर हायोन वू जोर जोर से हंसने लगा। अबे, तेरी नाक से खून बह रहा है, और वो भी दोनों छेदों से। सीक जोंग ने भी मजे लेते हुए बीच में टांग अड़ाई। भाई साहब नक्सीर फूटने के बाद भी एकदम टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर रेटन गुस्से से भुनभुना उठा और पलटवार किया, तुम इंसान सच में गवार हो। तुम इसे नाक से निकलने वाला खून समझ रहे हो? ये ब्लड फ्लूइड है। तुम सब मेरी इस विस्कोस स्नॉट से मारे जाओगे। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। टांगाई एकदम शॉक था। उसने अपना सिर पीट लिया। ये गधा फिर से अपनी स्किल्स का वैसा ही वाहियात नाम रख रहा है। और इस तरह इन लोगों की पार्टी ने रेटन को चारों तरफ से घेर लिया। सीक जोंग के दिमाग की बत्ती जली और उसने एक आइडिया दिया, चलो अब से एक नया कॉम्बैट स्टाइल ट्राई करते हैं। हायोन वू ने तुरंत अग्री किया। ओह, एक नया बैटल प्लान? उनके बगल में खड़े डोंगू ने तुरंत वार्न किया, इसकी बातों में मत आना हायोन वू। इसकी अकेली स्ट्रैटेजी बस अपनी ब्रूट फोर्स से सामने वाले को ओवरपावर करना होता है। रेटन ने अपनी नाक का वो लिक्विड पोंछा और मन ही मन सोचा, इनका पेट भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। मैं ये मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान सच में बहुत डेंजरस हैं। शायद ये एरोगेंस दिखाने का सही वक्त नहीं है। मुझे इन इंसानों पर उस स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर रेटन ने उन पर अटैक करने के लिए अपनी अल्टीमेट पावर को समन किया। वो गुस्से से गुर्राया, ये उन सभी लोगों का खून है जो इस जगह पर मारे गए हैं। अगर हिम्मत है तो इससे बचकर दिखाओ। रेटन ने अपनी पावर को समन करते हुए जोर से चिल्लाया, ब्लड रेन। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक और भयंकर फोर्स आकर उससे टकरा गई। उस खौफनाक दहाड़ की वजह से रेटन के कानों से अचानक खून बहने लगा। अपना मौका देखते ही हायोन वू तुरंत आगे की तरफ भागा। बहुत बढ़िया टांगाई। हायोन वू ने आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर भयंकर स्ट्राइक किया और जोर से चिल्लाया, अभी। सीक जोंग उसके पीछे पीछे गया। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और उनमें भयंकर इंटेंस पावर जल रही थी। वो आगे की तरफ झपटा और रेटन पर लगातार दनादन मुक्के बरसाने लगा। उसने चिल्लाया, फाइटिंग स्पिरिट। डोंगू ने भी इसका साथ दिया और उन्हें सपोर्ट करने में अपनी पूरी जान लगा दी। अचानक उसकी निगाहें किसी चीज पर जा टिकीं। उसने देखा कि वे तीनों मिलकर रेटन को कुत्तों की तरह पीट रहे हैं और उसे बुरी तरह से मॉब कर रहे हैं। सब के सब अपनी स्किल्स का भयंकर इस्तेमाल कर रहे थे। बेयर फिस्ट, टाइफून, चेन डिस्ट्रक्शन, माना बर्स्ट, क्रेसेंट स्लैश, स्टन, फायरस्टॉर्म, आइस स्पीयर, एक्सप्लोसिव शॉट। चारों तरफ बस अटैक्स ही अटैक्स हो रहे थे। रेटन को बेहोश होने तक पीटने के बाद सीक जोंग एक बार फिर से चार्ज करता है और चिल्लाता है, पियर्सिंग पंच। इस बुरी तरह से पीटे जाने के बाद रेटन के पास सिवाय अपने मन में गालियां देने के कोई चारा नहीं था। उसने दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाया, ये हरामी। उसकी ये बात सुनकर सीक जोंग ने अपनी पूरी ताकत अपने एक और मुक्के में लगा दी और सीधे उसकी आंख पर दे मारा। और बस भाई लोगों, रेटन का तो कचुमर ही निकल गया। वो किसी गीले कचरे की तरह पिट चुका था और उसके मुंह से खून की नदी बहने लगी। रेटन को इतनी बुरी तरह से कमजोर और पिटते हुए देखकर पार्टी ने आखिरकार अपना असॉल्ट रोक दिया। हियोन वू ने ये देखा और बहुत ही घमंड से एक शातिर मुस्कान दी, वेल, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकला। ऐसा लगता है कि उसकी डिवाइन पावर सच में बहुत वीक थी। पीछे से ये सब नजारा देख रहे डोंगू को उस बॉस पर दया आ गई। उसने आ भरते हुए कहा, ये बेचारा सच में बहुत पैथेटिक लग रहा है। और तभी सिस्टम की तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशंस नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकने लगा। हायोन वू उस नोटिफिकेशन को पढ़कर एकदम सन्न रह गया। उसने जोश में आकर सोचा, मेरे सारे स्टैट्स में 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसा लगता है मैंने अभी अभी एक बहुत ही फैंटास्टिक टाइटल जीत लिया है। हियोन वू पीछे घूमा और उसने सीक जोंग से पूछा, क्या आपको भी ये टाइटल मिला है?
सीक जोंग ने एकदम सिंपल और स्वैग में जवाब दिया, लेवल 198। हायोन वू ने समझते हुए अपना सिर हिलाया, ओके। सीक जोंग ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, मुझे लेवल 196 से 197 तक जाने में पूरा एक हफ्ता लग गया था, लेकिन आज मैंने सिर्फ एक ही दिन में लेवल 198 हिट कर लिया है। ये ओवरऑल रैंकिंग्स में पहले नंबर की पोजीशन तक के गैप को बहुत ज्यादा कम कर देता है। हायोन वू ने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक उसी वक्त तांगाई खुशी के मारे झूमते हुए उछल पड़ा। मास्टर, आइटम्स ड्रॉप हो रहे हैं। सिस्टम ने एक के बाद एक धांसू आइटम्स गिराने शुरू कर दिए। सबसे पहले मिले रिटन सेरेमोनियल गॉन्टलेट्स, उसके ठीक बाद रिटन सेरेमोनियल रोब, और फिर साक्षात रिटन्स हार्ट, और आखिर में मिली एक खतरनाक टोम, वर्ल्ड ऑफ ब्लड मैजिक। ये सारा चमचमाता हुआ लूट देखते ही अपना हायोन वू एकदम चौंक गया और बोला, यार ये गियर तो एकदम फाड़ू लग रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? सीक जोंग ने बड़े ही स्वैग में हाथ हिलाते हुए इशारा किया और कहा, अरे ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते, तुम ये सब कुछ रख लो। डोंगू ने भी एकदम सहमति में सिर हिलाया और बोला, हम यहां तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पहुंच पाए हैं, तुम्हें कम से कम इस बात के लिए कॉम्पेंसेट तो किया ही जाना चाहिए। ये सुनकर हायोन वू एकदम हक्का बक्का रह गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, रुको, क्या सच में? उसने एकदम खुशी से पागल होते हुए वे सारे आइटम्स ले लिए और बोला, आपको सच में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीक जोंग जोर से हंसा और बोला, जब तक तुम खुश हो छोटे भाई, तब तक सब बढ़िया है, हम तुम्हें इतना तो दे ही सकते हैं। और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में एक बार फिर से जरूर सोचोगे। लो भाई, फिर से वही गिल्ड वाला कैसेट बजने लगा। वो चिपकू वाली बात सुनते ही हायोन वू के चेहरे की सारी खुशी एक झटके में गायब हो गई। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत लूट को बांट दिया। वो एकदम सीरियस होकर बोला, मैं ये अपने और तंगाई के लिए रखूंगा, आप दोनों बाकी के बचे हुए 2 आइटम्स ले सकते हैं। ये सुनकर वे दोनों एकदम शॉक में आ गए और एक साथ बोले, क्या तुम्हें हमारे गिल्ड के आइडिया से इतनी ज्यादा नफरत है? हायोन वू अब उनसे और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वहां से खिसकने का एक सॉलिड बहाना ढूंढा। उसने अपनी कलाई देखी और बोला, अरे बाप रे, क्या इतना टाइम हो गया है? मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। सीक जोंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। डोंगू उसके पीछे खड़ा था और उसने सीक जोंग का वो उतरा हुआ और उदास चेहरा देखा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बंदा उस बात से सच में बहुत बुरी तरह से हिल गया है ना? और वैसे भी हायोन वू ने अपने लिए सिर्फ सस्ते दिखने वाले आइटम्स ही छोड़े हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ जाते हैं। रात का समय हो चुका था और अपना हायोन वू फोन पर लगा हुआ था। उसने पूछा, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा? फोन के दूसरी तरफ कैल ने एकदम प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, कुल मिलाकर 8 लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और मजे की बात यह है कि वे सब के सब सेलिब्रिटीज हैं। मैंने उनमें से छांटकर लिस्ट को 3 लोगों तक नैरो डाउन कर दिया है। ये सुनते ही हायोन वू की एक्साइटमेंट बढ़ गई और उसने तुरंत पूछा, 3 लोग? कौन कौन है वे? कैल ने नाम गिनाने शुरू किए। ड्वेन एवंस, जो फिलहाल हॉलीवुड में एक बहुत ही फेमस एक्शन स्टार है, क्रिस्टीना डीवा, जो एक ब्रिटिश नेशनल है, और कोरियन स्टार रियू। इन तीनों दिग्गजों के नाम सुनकर हायोन वू एकदम सन्न रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये सब बहुत ही फेमस स्टार्स नहीं हैं? मेरे दिमाग में तो वे पॉपुलर स्ट्रीमर्स थे जिन्हें ये गेम खेलना बिल्कुल नहीं आता। कैल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रेकमेंड किया, मैं एक्टर ड्वेन एवंस का नाम सजेस्ट करूंगा। वो इन 8 में से सबसे ज्यादा फेमस है और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के लिए उसका एक अलग ही नैक है। अपना हायोन वू अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने डाउट के साथ पूछा, लेकिन अगर ये ड्वेन एवंस है तो क्या वो अपने स्टंट्स खुद करने के लिए फेमस नहीं है, और फिर भी वो अरीना में एक ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं जीत पाया? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच है। कैल ने आगे जोड़ा, उसने बताया कि गेम में लड़ना उसे रियल लाइफ से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। हायोन वू ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा। फिर वो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ बोला, ठीक है, हम ड्वेन एवंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। कैल मुस्कुराया और उसने हामी भरते हुए कहा, ओके, मैं उसे मैसेज पास कर दूंगा कि हमारी मीटिंग कल शाम 5 बजे होगी, अरीना में, सियोल टाइम के हिसाब से। हायोन वू ने अपना सिर हिलाया और बोला, थैंक्स कैल। फोन रखने के बाद हायोन वू सीधे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और एकदम पागलों की तरह कीबोर्ड पर टाइपिंग करने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ड्वेन एवंस, उसके साथ एकदम स्मूथली बात करने के लिए मुझे शायद थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। फिर वो ड्वेन एवंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए ऑनलाइन गया। लेकिन भाई साहब, रिजल्ट देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? यहां तो सब कुछ मेरे ही बारे में है। वो फेमस हॉलीवुड एक्शन स्टार मुझसे मिलना चाहता है? ये तो पक्का कोई एग्जैजरेशन होगा। क्या मैं सच में कल इस फेमस एक्शन स्टार के साथ स्ट्रीमिंग करने वाला हूं?
और इसी सोच विचार के साथ अगली सुबह हो गई। हायोन वू एकदम अकेला मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते उसने सिस्टम मैप चेक किया। रूम का नाम एली लीडर होगा और पासवर्ड है रंग रंग मेन। मैंने कैल को पहले ही बता दिया है, तो उसे बस अब यहां पहुंच ही जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल ने कीड़ा कर दिया। अचानक से ऐसे एक फेमस हॉलीवुड एक्टर से मिलना, और सबसे बड़ी बात, वो एक्शन स्टार मेरा एक बहुत बड़ा फैन है। मैं इतना ज्यादा नर्वस हूं कि मेरे हाथ तक कांप रहे हैं यार। ठीक उसी वक्त सिस्टम ने अनाउंस किया कि एक प्लेयर ने स्टेज में एंटर कर लिया है। हायोन वू ने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी गहरी सांस ली। वो आ गया है। कैल ने आगे आकर एकदम फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेलो एली लीडर, अरीना में ये हमारी पहली मीटिंग है ना? मेरे साथ जो शख्स है शायद उसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सही कहा ना? ड्वेन एवंस आगे बढ़ा और उसने एकदम जोश में हायोन वू को ग्रीट किया। आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया एली लीडर। हियन वू ने अनजाने में ही एकदम हक्के बक्के लुक के साथ अपना सिर पीछे घुमाया। उस आदमी ने बड़ी ही शराफत से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं ड्वेन एवंस हूं। हायोन वू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सच में यहां आ गया? उस आदमी के तन हाथ को देखकर हायोन वू बस वहीं खड़ा उसे घूरता रह गया। उसे रिएक्ट करने और हैंडशेक वापस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं एली लीडर हूं। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। बात करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, भले ही ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन एक ग्लोबल सुपरस्टार के साथ हाथ मिलाना सच में एकदम पागल कर देने वाली फीलिंग है। हालांकि ड्वेन एवंस ने भी उसका हैंडशेक बहुत ही वार्मली रिटर्न किया। वो एक्साइटमेंट के मारे जोर से हंसा। भले ही ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन एक ग्लोबल सुपरस्टार के साथ हाथ मिलाने का मौका मिलना बस। उसकी आंखों में इमोशन के मारे आंसू आ गए। ड्वेन एवंस ने एकदम फैन बॉय बनते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मुझे अपने पहले ट्रेनी के तौर पर चुना है। अगर हमें टांगाई के साथ भी एक पिक्चर क्लिक करने का मौका मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ये सारी बातें सुनकर हायोन वू एकदम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला गया। वो मन ही मन चीखा, ये बंदा सच में मेरा फैन है, एक जीता जागता हॉलीवुड सुपरस्टार।